सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम बात करेंगे वर्णों के बारे में। देखो, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों पर विचार किया जाता है, अर्थात उसकी जो वर्णमाला है उसको हमें सीखना होता है सबसे पहले। तो हम लोग जैसे संस्कृत सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा वर्णमाला। आप इंग्लिश यदि सीखना चाहते हैं तो आपको उसकी वर्णमाला याद करनी पड़ेगी, अर्थात अल्फ़ाबेट आपको पता होने चाहिए, आपको ABCD याद करनी पड़ेगी। इसी प्रकार आप हिंदी भाषा को सीखते हैं तो आपको हिंदी की वर्णमाला याद करनी होती है। तो हम भी हिंदी से ही मिलता जुलता संस्कृत, क्योंकि लिपि तो देवनागरी ही है दोनों की, तो जो हम लोगों ने हिंदी की वर्णमाला याद की है अपने बचपन में, उसी में बस थोड़ा सा बदलाव करना है। अर्थात जिस प्रकार से हिंदी की वर्णमाला में 49 अर्थात 49 अक्षर होते हैं, इसी प्रकार संस्कृत की वर्णमाला में 63 और किन्हीं आचार्यों के मत में 59 वर्ण होते हैं, 59। तो वो कौन कौन से होते हैं आज इस पे हम विचार करेंगे, और वो 63 कैसे हो जाते हैं। देखो, पाणिनि आचार्य हुए हैं जो आज संस्कृत व्याकरण उपलब्ध होती है, तो वो आचार्य पाणिनि की यहाँ पर उपलब्ध होती है। तो उनके मत में जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या है 63 या 64। तो वह किस किस प्रकार है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जैसे हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। अंग और अह को मिला करके 13। तो वहीं पर संस्कृत भाषा में जो स्वरों की संख्या है वो है 22। कितनी है? 22। वह 22 संख्या कैसे होती है उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। देखो, एक अक्षर संस्कृत में लृ भी होता है। क्या होता है? लृ। अ हमारे यहाँ हिंदी में जिससे ह्रस्व और दीर्घ दो प्रकार का उपलब्ध होता है, वहीं पर संस्कृत भाषा में अ ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और तीसरा होता है प्लुत। क्या होता है? तो इस प्रकार से अ कितने प्रकार का हो गया? 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अ, आ और आ। तो इसी प्रकार से ई भी 3 प्रकार का हो गया। क्या? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसी प्रकार से उ, यह भी ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। आगे आता है री भी हमारे यहाँ 3 प्रकार का है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो 3 चौक 12 तो अक्षर ये हो गए। उसके बाद आता है लृ। क्या आता है? हिंदी वर्णमाला में हालांकि लृ आपको देखने को नहीं मिलता है, किंतु संस्कृत की वर्णमाला में लृ मिलता है। तो लृ का दीर्घ नहीं होता है, ह्रस्व होता है और प्लुत होता है। तो 2 तो ये हो गए, तो कितने हो गए? 12 और 2 14। इसी प्रकार आगे आता है ए हमारे यहाँ 2 प्रकार का है। कौन सा? दीर्घ और प्लुत। ये जो संध्याक्षर जिनको कहा जाता है, ए, ऐ, ओ और औ, इन 4 संध्याक्षरों का ह्रस्व नहीं होता है, इनका केवल दीर्घ होता है और प्लुत होता है। तो इनके चारों के प्लुत को जोड़ें तो 4 दूनी 8, और पहले कितने थे? 14 और 8 22। तो इस प्रकार से स्वरों की संख्या 22 हो जाती है। और हिंदी की वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो वहीं पर संस्कृत की जो वर्णमाला है उसमें व्यंजनों की संख्या है, जैसे एक एक करके देख लेते हैं। वर्गीय व्यंजन
25 होते हैं, जिनको आप क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग आदि के नाम से जानते हैं। तो उनमें 5-5 अक्षर होते हैं, क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य। तो इस प्रकार से वो कितने होते हैं? वर्गीय व्यंजन 25। अपने स्वर कितने हैं? 22, और उसमें प्लस कर देना वर्गीय व्यंजन 25। उसके बाद आता है अंतस्थ। अंतस्थ बोलते हैं य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ होते हैं। उसके बाद ऊष्म। ऊष्म बोलते हैं तीनों स अर्थात दंत्य और तालव्य और मूर्धन्य। तो ये तीनों स और एक आता है ह। तो इन चारों को क्या बोलते हैं? ऊष्म। तो 4 होते हैं ऊष्म। 4 अयोगवाह होते हैं। पहला अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, और जिह्वा मूल्य और उपदमानीय। तो ये 4 प्रकार के क्या होते हैं? अयोगवाह। और 4 प्रकार के होते हैं यम। कई लोगों का यम में भेद हैं। तो एक भेद में आप जिस प्रकार से हम गिनते हैं, ह्रस्व एक चिन्ह होता है, दीर्घ और अनुनासिक, और एक होता है इस प्रकार का एक अक्षर होता है, इसको बोलते हैं ळ। इसका जो उच्चारण है इसको बोलते हैं ळ। आज कल के समय में महाराष्ट्र में इसका प्रयोग करते हैं ळ का, और वहाँ थाने को भी थाने आदि का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से 4 यम होते हैं। भी इनको यदि हम जोड़ें, 25 और 4 29, 29 4 33, 33 4 37, और 4 41। तो 41 व्यंजन होते हैं और 22 स्वर होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 63। तो इस प्रकार से संस्कृत में जो वर्णों की संख्या है वो है 63। तो इन पे विस्तार में फिर कभी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अभी तो हम बेसिक लेवल से चल रहे हैं। तो आपको केवल संख्या पता होनी चाहिए कि संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी होती है और स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं।